वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब काम की बात करते हैं। डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली इक्वेशन दी 1924 में। जरा ध्यान से देखेंगे इस बात को। 1924 में ये उस समय क्या कर रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, और अपनी पीएचडी के दौरान इन्होंने क्या किया, ये इक्वेशन दी। और ये इक्वेशन मान लीजिए 1924 में वो 1924 में इक्वेशन आई, और आज उस इक्वेशन के लगभग 100 साल के बाद भी वो इक्वेशन चल रही है। तो पीएचडी के दौरान उनकी पीएचडी का टाइटल जो था वो था आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी, अपनी एक परिकल्पना दी थी, जिस परिकल्पना में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैटर इन ए मोशन, मोशन कैन बी ट्रीटेड एज वेव। ठीक है जी। ये क्या है, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है। ये डी ब्रोगली ने अपनी बात कही, और डी ब्रोगली ने कहा कि भाई अगर कोई मैटर मोशन में है तो आप उसको वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि मान लीजिए आपके पास कोई मैटर है और अगर वो मोशन कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास वो एक वेव की तरह काम करेगा। या ऐसे समझ लीजिए कि आपका जो मैटर जो है आपका उसमें दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। वो बेसिकली वेव नेचर भी शो करता है, और वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। पार्टिकल नेचर भी क्या करता है, शो करता है। मैटर में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही होते हैं। तो इसीलिए इस बात को हम क्या करते हैं, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर भी कहते हैं। मैटर ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। मैटर जो पदार्थ होता है वो एक तरंग की तरह भी काम करता है, और वो एक कण की तरह भी काम करता है। तरंग की तरह भी काम करता है और कण की तरह भी काम करता है। बेसिकली ये जो बात थी, ये एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है। तो इस परिकल्पना को आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में लाना था, डी ब्रोगली को इक्वेशन की फॉर्म में लाना था। तो उन्होंने क्या किया, डी ब्रोगली ने क्या किया, तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई बात ऐसी है कि दो साइंटिस्ट थे, डी ब्रोगली। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, इक्वेशन आइंस्टीन ने अपनी जो इक्वेशन दी थी वो थी आपका E इज इक्वल टू mc²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को हम सभी जानते हैं कि ये आइंस्टीन की क्या है, इक्वेशन है, आइंस्टीन की इक्वेशन है। और इसी तरीके से E इज इक्वल टू hν, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ये किसकी है, मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है। एनर्जी जो होती है वो mc² के बराबर होती है, ये आइंस्टीन ने कहा, और एनर्जी hν के बराबर होता है, ये किसने कहा, प्लैंक ने कहा। डी ब्रोगली ने क्या किया कि उन्होंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, कंबाइन किया। अगर आप क्या करेंगे, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आप पाएंगे hν इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mc²। और म्यू जो होता है, वेव नंबर जो होता है वो होता है c/λ। म्यू इज इक्वल टू c/λ। तो आप म्यू की जगह पे c/λ रख सकते हैं, c/λ। मैंने म्यू की जगह पे क्या रख दिया है, c/λ रख दिया है। यहां से एक c अगर कैंसिल कर देंगे तो हम h/λ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mc हो जाएगा। h/λ इज इक्वल टू mc। ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। बेसिकली अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूं यहां पे तो वो हो जाएगा h/mc। बेसिकली ये बात किसने कही थी, डी ब्रोगली ने कहा कि अगर मैटर के पास अगर वेव नेचर है तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, जहां पे h क्या है, आपका प्लैंक कांस्टेंट है, m मास उस पार्टिकल का मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। बेसिकली अगर हम क्या करें,
c की जगह पे v को पुट किया जाए, अगर हम c की जगह पे v को पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी हो जाएगा, और एम बी को ही हम क्या कहते हैं, आपका वो क्या होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच इंटू एम, एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये क्या है आपका डी ब्रोगली जो वेव है आपकी, उसकी वेवलेंथ है। वेवलेंथ कितनी है, प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। ये यहां पे अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपने C की जगह पे V क्यों रखा, C की जगह पे V क्यों रखा। तो C की जगह पे V इसलिए रखा जाता है जब अगर आपके पास सिर्फ C की आप बात कर रहे होंगे, जब तो तब आप बात कर रहे होंगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहे होंगे जो स्पीड ऑफ लाइट से आ रही हैं। लेकिन जब आप वेलोसिटी को V लेते हैं वहां पे, तो तब वो जो बात होती है वो सभी पार्टिकल पे क्या होती है, अप्लीकेबल होती है। वो सभी पार्टिकल पे क्या होती है, अप्लीकेबल होती है। तो यहां से आपने जाना, यहां पे ये एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और यहां से आपने यहां से हमने जाना कि लेमडा जो होता है वो आपका वो होता है आपका एच अपॉन एम सी, सी की जगह पे मैंने वी रखा है तो मैं एच अपॉन एम वी, और एम बी की जगह में एच अपॉन पी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। ये जब आप सी होगा तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। ये एम बी जो है, वी जब आप ले रहे हैं तो ये ऑल पार्टिकल पे है, जितने पार्टिकल आपके पास हैं अब उन पे एप्लीकेबल, और पी क्या है आपका, मोमेंटम है। लेकिन अब आपके पास, आपके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या हर एक पार्टिकल जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करेगा। इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की जब मैं बात करता हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये हो गया कि जो हम बात कर रहे हैं वो किस हद तक, किस सीमा तक लागू हो रही है। तो बेसिकली जो आपका डी ब्रोगली इक्वेशन है वो आपकी एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे, पार्टिकल एप्लीकेबल किस पे है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई एटॉम हो गया है, या कोई मॉलिक्यूल हो गया है, सिर्फ इन पे ही क्या है, ये अप्लीकेबल है। लेकिन अगर इससे बड़ी कोई बड़े मास वाली चीज जो होगी उसमें आप वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं मैंने कहा कि डी ब्रोगली इक्वेशन है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल पे अप्लीकेबल है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए मैं दो केसेस लेता हूं। केस वन है आपका, केस वन मैंने क्या किया, एक बॉल लिया है, एक बॉल है। इस बॉल का जो मास है वो है 0.1 kg, ठीक है, 0.1 kg है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। तो जब मैं लैम्डा कैलकुलेट करूंगा, लैम्डा कैसे, एच सी अपॉन एम इंटू वी से, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे लैम्डा आप पूरी वैल्यू रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की मास की वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। और ये जो है ये क्या है 34, देखिए 10⁻⁻34, तो ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इतनी स्मॉल क्वांटिटी कि आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो अगर मास बढ़ेगा तो आप वेलोसिटी, आपकी जो वेवलेंथ होगी, मास जितना ज्यादा बढ़ते रहेगा वेवलेंथ उसकी क्या होती रहेगी, उतनी कम होती रहेगी, वेवलेंथ उतनी कम होती रहेगी। वेव नेचर मतलब मास जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे उसका वेव नेचर वैसे वैसे कम होते रहेगा। दूसरा केस लेता हूं, अगर मास ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻27 kg, और जिसकी वेलोसिटी है अगेन 10 मीटर पर सेकेंड मैंने ही वेलोसिटी रखी हुई है। तो मैं इसका लैम्डा निकालता हूं तो ये 1.1 10⁻10 मीटर, जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाता है 121 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर के बराबर हो जाता है।
तो ये इस वेवलेंथ को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मास कम होगा तो आप क्या कर पाएंगे, उसका 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 वेव नेचर डिटेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर मास बढ़ जाएगा तो आप वेव नेचर को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये था आपका ड्यूअल नेचर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तब तक थैंक यू।